मन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पूरा विश्व अभी कोरोना के दंश से उभर भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही अब एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है और इस बीमारी को लेकर WHO की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स, जिसे हम एम पॉक्स भी कहते हैं। विश्व में के कई सारे देशों से मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद में WHO की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आपातकाल घोषित किया गया, जिसके बाद में भारत में भी कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में हम सभी के दिल और दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं मंकी पॉक्स को लेकर कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या है, इससे उपचार क्या है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। हालांकि इन तमाम सवालों को लेकर के कई सारी भ्रांतियां और भ्रम भी सोशल मीडिया पर इन दिनों फैले हुए हैं। ऐसे में उन सभी भ्रमों को खत्म करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पर। नमस्कार। तो अतुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इन तमाम जो भ्रम इस वक्त फैले हुए हैं उनको खत्म करने के लिए। अतुल जी, जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कई सारे मामले विश्व के कई सारे देशों से सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या वाकई ये इतना खतरनाक है जितना इसको बताया जा रहा है? क्योंकि WHO की तरफ से भी आपातकाल घोषित किया गया है इस बीमारी को लेकर। वैसे तो कोई भी नई बीमारी है उससे वो सीरियस मानी जाती है, क्योंकि क्या उसका इफ़ेक्ट पॉपुलेशन पे पड़ेगा हम जानते नहीं जी। लेकिन अगर मैं इस बीमारी को पिछले पैंडेमिक से कंपेयर करूं, कोविड उतनी ख़तरनाक नहीं है और ना ही उतने ज़्यादा केसेस होने का अंदेशा है। आपको याद होगा WHO ने इससे पहले भी इस बीमारी के लिए अलर्ट जारी किया था 2022 में जी। तो तब से और इसमें फ़र्क ये है कि दोनों वायरसेस अलग हैं। पिछला जो वायरस था वो उतना ख़तरनाक नहीं था, ना उतना फैलता था। ये वायरस कंपैरेटिवली इन्फेक्शियस भी ज़्यादा है और इससे कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा अलार्म पहले से अधिक है। जी, लेकिन WHO ने जब 2022 में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था तब कितने मामले सामने आए और अब जब दोबारा से अलर्ट जारी किया गया है अभी तक कितने मामले सामने आए हैं? जब WHO ने पहले अलर्ट जारी किया था तो अफ्रीका के बाहर बहुत ज़्यादा मामले नहीं थे, लेकिन हर देश में मामले रिपोर्ट हुए थे, खासकर यूरोप में जी। और हिंदुस्तान में भी तब करीब 30 मामले टोटल रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 15 केरला में थे और 15 दिल्ली में थे जी। दिल्ली देश के और किसी हिस्से में कोई मामला नहीं था। लेकिन इन मामलों में जो 30 मामले थे उसमें से करीब 18-19 फॉरेन नेशनल्स थे, 12 तो जो बाहर से आए थे और 6 जो यहीं पर रहते थे, और उसमें एक डेथ रिपोर्ट हुई थी। लास्ट केस हमारे पास मार्च 2024 इसी साल में रिपोर्ट हुआ था जी। तो अब जब ये मामले अब लगातार बढ़ भी रहे हैं, विश्व के तमाम देशों से मामले सामने आ रहे हैं, भारत में भी अब चिंताएं बढ़ गई हैं, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, एक आम नागरिक को कैसे पता चले? वायरल फीवर है, वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होती है। और ये वायरस पहले तो बुखार 2-3 दिन करता है, उसके बाद शरीर पे दाने उत्पन्न होते हैं। ये दाने कुछ हद तक चिकन पॉक्स की तरह से होते हैं, जिसको हम सभी जानते हैं। हाथों पे, चेहरे पे और जेनिटल एरियाज में ये दाने होते हैं। इनिशियली छोटे छोटे चकत्तों की तरफ से होते हैं, फिर उनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वो फट भी जाते हैं, उनमें पस भी पड़ सकता है, उनके ऊपर परत जम जाती है, फिर ठीक होता है। लेकिन चिकन पॉक्स और इसमें एक फ़र्क है, चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड्स नहीं एनलार्ज होते हैं, जबकि एम पॉक्स में लिम्फ नोड्स हमारे एनलार्ज होते हैं काफ़ी हद तक। और ये एक ऐसा लक्षण है जिससे आसानी से पता लग सकता है कि हम चिकन पॉक्स से डील कर रहे हैं या मंकी पॉक्स से डील कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के दौरान ये चीज़ें नज़र आई थी कि कोरोना के फैलने के कई सारे चांसेस ज़्यादा थे, हवा के ज़रिए भी कोरोना फैलने लगा था, तो क्या मंकी पॉक्स भी हवा के ज़रिए फैल सकता है? एक चीज़ बिल्कुल साफ बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना इन्फेक्टिव था उस तरह से मंकी पॉक्स इन्फेक्टिव नहीं है। सांस से फैलने के कुछ मामले बोले गए हैं, बट 100% वो सही है ये नहीं कह सकते। दूसरा, अगर सांस से फैलेगा भी तो बहुत क्लोज कांटेक्ट में फैलेगा। एसेंशियली मंकी पॉक्स बहुत ही क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, या तो इन्फेक्टेड बेडिंग से, क्लोथिंग से, नहीं तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से।
तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन नोन है जी, और दूसरा अगर किसी मरीज को आप हैंडल कर रहे हो बिना किसी प्रिकॉशन के या उसके कपड़ों या उसके बेडिंग से कांटेक्ट में आओगे तब फैलने का चांस है। सो उस तरह की इन्फेक्टिविटी नहीं है जैसे कि कोरोना की थी। जी, हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो कैसे इससे हम बचाव करें? क्योंकि कोरोना के टाइम में तो हम मास्क लगाते थे इससे बचने के लिए, तो क्या मंकी पॉक्स से बचाव भी मौजूद है, हम उपाय कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रोबेबली पब्लिक लाइफ में मास्क लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर घर में किसी को है एमपॉक्स या जो हेल्थ वर्कर्स देख रहे हैं हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स को, वो शायद मास्क लगाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा और उनको तो पीपीई किट भी पहननी पड़ेगी, खासकर अस्पताल में जो कर्मचारी हैं जो ऐसे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। और बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर किसी को इसके लक्षण महसूस होते हैं वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो सरकार ने चिन्हित किए हैं उनमें जाए, वहाँ पे डायग्नोसिस कंफर्म होगा, अगर डायग्नोसिस होगा कंफर्म तो उसको आइसोलेट किया जाएगा वहीं पर पेशेंट को करीब 21-22 दिन तक, जब तक लक्षण बीमारी के रहेंगे, और उस तरह से बचाव संभव है। जी, हम देख रहे हैं जिससे कि कई देशों से मामले सामने, अफ्रीका से भी कई सारे मामले सामने आए हैं, और जैसा आपने बताया कि 2022 में और अभी हाल ही में मार्च में भारत में भी एक मामला सामने आया था। तो अब अगर इसके वायरस के ज़रिए मामले अगर बढ़ते हैं तो हमारे देश की तरफ से क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान से भी ये मामला सामने आया मंकी पॉक्स का? ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन एसेंशियली अभी के इमरजेंसी में अधिकतर मामले अफ्रीका से ही हैं। जी, मतलब करीब 1 जनवरी से अब तक 16,000 के करीब मामले हैं। सिर्फ 2 केसेस अफ्रीका के बाहर हैं, एक स्वीडन में जो हुआ था और एक पाकिस्तान में हुआ था। सो स्वीडन वाला कंफर्म हो चुका है एमपॉक्स, पाकिस्तान वाला अभी कंफर्म नहीं है। सो मामले अगर बढ़ेंगे तो देश उसको हैंडल करने के लिए तैयार है, और जो एक्सपीरियंस हमारा 2022 का था वो उसमें काम आएगा, क्योंकि सभी स्टेट्स में तैयारी उसकी पूरी है हैंडल करने की। हॉस्पिटल्स भी डेजिग्नेटेड है और उसमें नोडल ऑफिसर्स भी डेजिग्नेटेड है। पिछला बार का जो एसओपी था वो भी उनके पास अवेलेबल है। हालांकि एक एसओपी अपडेट करके एनसीडीसी रिलीज करेगा, आज या कल में वो रिलीज हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। जी, तो अतुल जी, क्या ये मान के चले, क्योंकि जब कोरोना महामारी आई थी तो हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं थे और ना ही किसी को अंदाजा था कि ये बीमारी इतनी घातक हो सकती है, तो क्या हम ये मान के चले कि मंकी पॉक्स को लेकर हमारा देश और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, अभी तक तो पूरी तरह से तैयार हैं, और ऐसा लगता भी नहीं कि जैसे कोरोना में केसेस बढ़े थे उस तरह से केसेस एमपॉक्स के बढ़ेंगे। तो तैयारी है पूरी, डायग्नोस्टिक्स की भी है, मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डायग्नोस्टिक्स के लिए आईसीएमआर की करीब 32 लेबोरेटरीज ऑलरेडी इनके लिए तैयार हैं, उनके पास टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार जब आया था तब कुछ कंपनीज को भी इन किट्स को कमर्शलाइज करने को कहा गया था। सो उनकी किट्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर जल्दी हमें बढ़ाने पड़े, केसेस बढ़े और हमें अधिकतर किट्स की जरूरत पड़ी तो देश कर पाएगा इसको। जी, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं मंकी पॉक्स से निपटने के लिए? क्या कुछ बेड रिजर्व किए गए या आइसोलेशन वार्ड वहाँ पर अभी से तैयार किए गए हैं? 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 3 दिल्ली के हॉस्पिटल्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, उनमें आइसोलेशन वार्ड्स तैयार कर लिए गए हैं। उनमें वो रेडी हैं किसी भी पेशेंट को रिसीव करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जी, अगर इस मंकी पॉक्स के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते हैं भारत में, बाई चांस अगर बढ़ जाते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन अगर बढ़ जाते हैं और हमारा देश स्वास्थ्य सेवाओं से तो चलिए काम करेगा ही, इलाज भी करेगा, लेकिन क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति भी भारत में बन सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आज की स्थिति में लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बिकॉज ये कोविड जैसी बीमारी है ही नहीं। अगर फैलेगी भी तो कंट्रोल में रहेगी। उस तरह से मुझे नहीं लगता स्थिति बनेगी कोई लॉकडाउन की। जी, लोगों को इससे बचाव के क्या उपाय आप सजेस्ट करना चाहेंगे, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं? बचाव के उपाय तो यही हैं, अगर घर में किसी को सस्पेक्टेड है बीमारी तो उसको हॉस्पिटल ले जाएं, उसका चेकअप कराएं, अगर कंफर्म होती है तो उसको वहीं पर आइसोलेटेड रहने दें। जी, वही तरीका है प्रिकॉशन का। अतुल जी, हम अपने देश में तो तैयार हैं, हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं, कोरोना से हमने कई सारी चीज़ें सीखी भी हैं, लेकिन अगर विदेश में जो जिस तरीके से मामले फैल रहे हैं और वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे किस तरीके से बचाव किया जा रहा है हमारे देश में?
हमारे पास पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसेज हैं जी, पोर्ट्स पे पोर्ट हेल्थ ऑफिसेज हैं और लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे भी लैंड हेल्थ ऑफिसेज हैं, लैंड बॉर्डर हेल्थ ऑफिसेज हैं। सो उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसको वहीं पर से सीधा डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में भेजा जाए ताकि बीमारी फैले ना देश के अंदर। और हमारे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसेज जहाँ पे ज़्यादा लाइकली हैं ये पेशेंट्स आना या ये केसेस आना जी, उनको पिछली बार का एक्सपीरियंस है। पिछली बार उन्होंने ऐसे केसेस डिटेक्ट किए थे और हॉस्पिटल्स भेजे थे। इस बार भी मुझे लगता है वो इस चीज़ को आराम से हैंडल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बल्कि इसमें एक और भी बात है, जैसे कोविड के टाइम हम लोग टेस्ट किया करते हैं एयरपोर्ट्स पे, इस बीमारी में टेस्ट एयरपोर्ट पे नहीं होगा। इस बीमारी में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल पे ही टेस्ट होगा, बिकॉज टेस्ट करने का तरीका जो है कि जो पानी निकलता है लीजन्स में से उसको निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है RT-PCR, तो वो एयरपोर्ट पे नहीं होगा, वो हॉस्पिटल में ही होगा। जी, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति तुरंत ही, क्योंकि कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसके लक्षण नजर आते हैं इस वायरस के लगने के बाद में, तो क्या ये बात सच है? नहीं, बीमारी जब वायरस से कांटेक्ट होता है उससे 5 से 21 दिन के बाद इसके लक्षण आते हैं एक्चुअली, तो उसके बाद ही डेवलप होता है। 5 दिन के बाद भी हो सकता है और 20-21 दिन के बाद भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस वायरस को लेकर के और हमारे देश में एंट्री कर रहा है, हालांकि 5 दिन हुए, उसमें लक्षण अभी नजर नहीं आ रहे, तो उससे हम किस तरीके से बचेंगे? सच पूछिए तो उससे बचने का तरीका नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम हम फीवर डिटेक्ट किया करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें फीवर वगैरह नहीं होगा, तो इसमें डिटेक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन कि सेल्फ रिपोर्टिंग करनी है उस पेशेंट को। जब उसको लक्षण डेवलप हो तो वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाए और सेल्फ रिपोर्टिंग करे। और ऐसा पिछली बार जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो लोगों ने किया था। इवन जो नेशनल्स बाहर के आए थे उन्होंने सिम्टम्स डेवलप होने पे हॉस्पिटल्स वो पहुंचे थे और डिटेक्ट किया गया, उनको आइसोलेट किया गया था। यानी कि खुद को ही जागरूक करना जरूरी है और तभी हम बचा सकते हैं इस बीमारी से। बिल्कुल। कोरोना जिस तरीके से खतरनाक बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी, तो क्या उसी की तरह मंकी पॉक्स भी जानलेवा है? मंकी पॉक्स का जो ये वाला वायरल स्ट्रेन है, ये मैंने बोला कि इसमें डेथ्स ज़्यादा रिपोर्टेड है। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो करीब 3% पेशेंट्स में मोर्टेलिटी होती है। लेकिन जो डेथ्स बाहर अफ्रीका में रिपोर्ट हुई वो इसलिए रिपोर्ट हुई कि समय से वो चिकित्सा के लिए नहीं पहुंचे पेशेंट्स। और थोड़ा सा इसमें भी ये रिलेटेड था कि मैलनरिश थे, उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं था। सो कॉम्प्लिकेशन रेट कंपैरेटिवली लो है और ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है स्किन लीजन्स में जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। बहुत ही कम पेशेंट्स में निमोनिया होता है। सो मुझे नहीं लगता उस तरह से फैटेलिटी होगी जैसे कोरोना के टाइम हुई थी। जिस तरीके से हम लगातार बात करने की 2022 में भी ये मामला लगातार बढ़े थे और उस दौरान भी WHO ने आपातकाल घोषित किया था, तो उसके बाद में हालांकि वो अलर्ट वापस ले लिया गया और अब दोबारा से अलर्ट जारी किया गया WHO की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर आपको नजर आता है? क्या जो वायरस है उसमें कुछ चेंजेस हैं? नहीं, शुरू से इस बीमारी के 2 तरह के वायरस थे जी। तो एक ईस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है, एक वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है। तो जो पिछली बार मामले आए थे वो क्लेड 2 के थे और इस बार दूसरा स्ट्रेन है जो क्लेड 1 के हैं। क्लेड 1 इससे पहले कभी अफ्रीका के बाहर नहीं गया था, ये पहली बार गया है जी। और क्लेड 1 शुरू से ही ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा इन्फेक्टिव है और उसके डेथ रेट ज़्यादा है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो क्लेड 2 की मोर्टेलिटी जो है वो 0.1% है, जिसमें से मतलब 1000 में से एक केस हिस्टोरिकली उसकी डेथ होती है। लेकिन क्लेड 2 में डेथ मोर्टेलिटी जो है वो करीब 3% है। तो यही फ़र्क है दोनों में। दूसरा एक बात और भी है, इस बार जो इमरजेंसी है उसमें बहुत सारे केसेस अफ्रीका में बच्चों में है, 15 साल से कम बच्चों में जी। और इसके लिए एक और बहुत बड़ा फैक्टर शायद है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन लगा करता जी 76 से 80 तक, जिनको भी वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन लगा हुआ है जैसे हम जैसे लोग, वो इसके प्रोटेक्टेड है, क्रॉस प्रोटेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद जो भी व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है वो प्रोबेबली ससेप्टेबल ज़्यादा रहेंगे। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, अधिकतर केसेस 16 साल से लेकर 45 साल की उम्र में थे जब पिछली बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी और वही अंदेशा इस बार भी है। तो शायद इस उम्र के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक्टिव भी ज़्यादा हैं। जी, यानी कि छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा नहीं है, बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा नहीं है, जो वयस्क हैं यानी कि हम जैसों की हमारी जो उम्र है उन लोगों को ज़्यादा खतरा है इससे। वो खतरा भी है और फैलाएंगे भी वही, तो प्रिकॉशंस भी उन्हीं को लेना है कि अगर कोई भी इस तरह का लक्षण हो तो वो सेल्फ रिपोर्टिंग करें या उन हॉस्पिटल्स में पहुंचे जो डेजिग्नेट किए गए हैं।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जागरूक ज़रूर बने। अगर कहीं से भी आपको ज़रा भी लक्षण नज़र आते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए हॉस्पिटल में और अपना टेस्ट ज़रूर कराइएगा। अतुल जी, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ कि जब अगर कहीं से, मैं अपने ऊपर ही इस चीज़ को लेती हूँ कि अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ और मुझे इसके सिम्टम्स नज़र आते तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या अहम सिम्टम्स हैं जो नज़र आएंगे हमें? देखिए, इनिशियली तो आपको बुखार होगा जी, बदन में दर्द होगा, हेडेक होगा, वीकनेस लगेगी और 3-4 दिन ये सिम्टम्स रहने के बाद फिर रैशेज आएंगे जी, हाथों पे, फेस पे, जेनिटल एरियाज में आ सकते हैं और वो रैशेज इनिशियली लाल दाने होंगे, बाद में उन दानों में पानी भर जाएगा जैसे चिकन पॉक्स में भरता है। जी, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें पस पड़ सकता है, फिर उसके ऊपर एक स्कैब बनता है, परत बनती है जो धीरे धीरे उतर जाती है। तो परत उतरने तक आप इन्फेक्टिव हो, परत भी इन्फेक्टिव होती है, तो उस वक्त तो प्रिकॉशंस यही होंगे कि आपके कपड़े जो घर पे हैं या आपकी जो बेडिंग्स हैं जिस पे आप सोते हैं उससे फैमिली का कोई और मेंबर कांटेक्ट में ना आए और आपके इन कपड़ों को और बेडिंग्स को अच्छे से गर्म पानी में उबाल के धोया जाए ताकि फैलने का डर ना रहे किसी तरह से। यानी कोविड के दौरान जिस तरीके से हम आइसोलेट हुए थे वही प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए। पेशेंट को तो आइसोलेट होना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आवश्यक ये है कि पेशेंट घर पे ना आइसोलेट होकर हॉस्पिटल में आइसोलेट है तो बेटर है, बिकॉज डायग्नोसिस भी वहीं कंफर्म होगा। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अहम चुनौतियां हमारे सामने हैं? अभी एकदम से कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं जो हॉस्पिटल में देख रहे हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स हमारे यहाँ की बीमारी नहीं है तो उसके बारे में उनको बताना ज़रूरी है ताकि वो भी उसको लक्षण से पकड़ पाएँ, उसके टेस्ट करवा के डायग्नोसिस बना पाएँ और पेशेंट को आइसोलेट कर पाएँ। जी, क्योंकि कोविड भी जब नई बीमारी आई थी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं था, जब बीमारी फैलती है तभी पता लगता है। बट एक फॉर्चुनेट बात यह है कि अभी रिसेंटली हम मंकी पॉक्स के एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निकले हैं, तो उसका आइडिया हमारे डॉक्टर्स को है, बहुत समय नहीं गुजरा है, तो उस एक्सपीरियंस को हम यहाँ यूज़ करेंगे। जी, मंकी पॉक्स में आखिर ऐसा क्या है जो कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा घातक बना रहा है हम सभी के लिए? जैसा मैंने बहुत शुरू में कहा था, हर नया वायरस जो बीमारी आएगी उसमें कुछ हद तक डेथ्स होने की उम्मीद है, बिल्कुल, लेकिन ये वाला स्ट्रेन मंकी पॉक्स का थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्टिव और कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसको और घातक बना रहा है। बाकी वायरसेस में चेंजेस आते हैं, तो जैसे जैसे बीमारी फैलेगी उसके बाद अगर कोई चेंज आता है उसको देखना पड़ेगा डे टू डे बेसिस पे। जैसा भी आपने बताया कि जिनको स्मॉल पॉक्स के टीके लगे हुए हैं उनको ये बीमारी नहीं होगी, ये बात सच है? क्या हम ये सेफ्टी लेके चल सकते हैं? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक मंकी पॉक्स की वैक्सीन, एमपॉक्स की वैक्सीन इंटरनेशनली अवेलेबल है जिसको ज़ाइनोस कहा जाता है जी। वो जो वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स वायरस से नहीं बनी हुई, वो एक रिलेटेड पॉक्स वायरस से बनी हुई है। तो इन सभी वायरसेस की क्रॉस रिएक्टिविटी होती है आपस में। तो स्मॉल पॉक्स को जिनको भी वैक्सीन लगी हुई है दैट विल बी 100% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एमपॉक्स। जी, लेकिन ये वैक्सीन जो आम लोगों को लगी थी वो 80s के उसमें टाइम पे लगी थी, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं जैसे हमारी जनरेशन हो गई, तो ऐसे में हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। तो कुछ ये भी भ्रम इस वक्त सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसे चेचक भी हम कहते हैं, उनको इस बीमारी से खतरा नहीं है। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हुआ है उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हुआ करती, उसको खतरा नहीं है। लेकिन चिकन पॉक्स और इस वायरस का कोई आपस में संबंध नहीं है। इसके सिम्टम्स सारे चिकन पॉक्स वाले हैं पर दोनों वायरसेस बिल्कुल अलग हैं। चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्टिविटी नहीं देगा, ना चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ है उसको इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन होगा। तो उनको उतना ही प्रिकॉशन लेना है जितना कि बाकी इंडिविजुअल्स को लेना है। जी, प्रिकॉशंस में आम व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे बच सकते हैं? एक्सपोजर से दूर रहें, जैसा मैंने कहा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है जी, सो यू हैव टू बी केयरफुल हैविंग दैट एक्सपोजर। एंड दूसरा, अगर किसी को घर में होता है तो उसको अस्पताल लेके जाएं और रिपोर्ट करें वहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल, क्योंकि कई सारे हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो अस्पताल जाना नहीं पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि अस्पतालों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे में घर पे ही अगर कोई व्यक्ति देखभाल करना चाहे तो क्या उपायों से करनी चाहिए, कैसे देखभाल की जा सकती है? वही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जो कोविड के टाइम लिए गए थे। जो भी देखभाल करने वाला है उसको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ करना है, मास्क भी यूज़ करना है, और जब वो इन्फेक्टेड पेशेंट के क्लोथ्स को या बेडिंग्स को हैंडल करे तो ग्लव्स पहन के हैंडल करे, उनको अच्छे से उबलते हुए पानी में धोए और ये प्रिकॉशन रखे कि कोई और
पेशेंट के सिक्रीशंस, बॉडी के सिक्रीशन से या फिर उसके कपड़ों से टच में ना आए। इस बीमारी का पूरा समय हम कितना मान सकते हैं? 5 दिन, 10 दिन, कि कितने दिनों तक ये बीमारी आपको घेर सकती है? 3 to 4 वीक्स। रिकवरी पीरियड 3 से 4 हफ्ते है, क्योंकि जब तक इन्फेक्टेड स्कैब्स बॉडी से उतर नहीं जाएंगे तब तक पेशेंट इन्फेक्टेड रहता है जी। सो क्योंकि लंबा पीरियड है तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली हॉस्पिटल में आइसोलेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ये प्रिकॉशन ज़्यादा अच्छे से लिए जा सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि शुरुआत के जो 4-5 दिन हैं उस दौरान शरीर में थोड़ी थकान महसूस होगी, हल्का बुखार भी रहेगा, सिर दर्द होगा, लेकिन आज की जनरेशन की अगर हम बात करूं तो लोग इतनी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से ये तो आम बात हो रखी है सभी के लिए, हल्का बुखार, बदन दर्द। तो ऐसे में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस वक्त आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक रैश नहीं निकलेगा बॉडी पे तब तक बीमारी का नहीं पता लगेगा जी, क्योंकि हर वायरल फीवर के इनिशियली यही सिम्टम्स होते हैं। हल्की खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बॉडी एक होगा। तो जब तक रैशेस निकल के नहीं आएंगे तब तक नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी इस तरह नहीं फैलेगी बिल्कुल भी जिस तरह से वायरल फीवर फैलता है। अक्सर बरसात के सीजन में या गर्मियों के भी शुरू में वायरल फीवर फैलते हैं, हमको भी होता है 2-3 दिन का बुखार, पर हर ऐसा बुखार एमपॉक्स नहीं है। तो जब तक वो रैशेस नहीं निकले तब तक कोई ऐसा चिंता करने की बात नहीं है जी। अगर 4-5 दिन किसी को हो गए हैं, उसे भी लक्षण नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और बाद में हमें पता चलती है कि उस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है, तो ऐसे में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? क्योंकि हम तो उसके संपर्क में, व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं। आप उससे बातचीत ही करिए आपने। जब तक रैशेस नहीं निकलेंगे तो इन्फेक्टिव नहीं होगा। रैशेस निकलेंगे और तभी आप क्लोज टच में आएंगे उसके सिक्रीशन से या उसके कपड़ों से, तब इन्फेक्टिव होगा जी। अगर जैसे आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो अगर आपको कोई हल्का वायरल है भी तो इन्फेक्टिव इतना उस तरह से नहीं है कि मुझे हो जाएगा वो, अगर वो एमपॉक्स है तो जी। इस बीमारी को लेकर क्या, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी लग जाती है, लक्षण भी उसके और रैशेस भी आ गए हैं, तो उसे क्या सबसे पहले अस्पताल जाए या घर में रहकर भी कुछ इलाज संभव है? इसका कोई उपाय किया जा सकता है? एज सच कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है इसका, सिम्टोमेटिक ही है कि अगर बुखार है तो आप पैरासीटामोल लेंगे, फ्लूइड्स बहुत लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड लेंगे, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है। बट हॉस्पिटल आपको जाना इसलिए चाहिए कि वो डायग्नोसिस वहीं पे बनेगा, क्योंकि डायग्नोसिस में जब फ्लूइड लिया जाएगा आपके शरीर में से तो वो पूरा किट्स पीपी किट पहन के लिया जाएगा, घर पे आके नहीं लेगा, बिकॉज डेजिग्नेटेड लैब सिर्फ ICMR की हैं, अभी प्राइवेट लैब्स नहीं डेजिग्नेटेड हैं इसके लिए कि वो टेस्ट कर सकें जी। क्या इसकी अभी तक कोई दवाई मार्केट में आई है, या हम पहले से इसको लेकर के कोई टीका लगा लिया जाए किसी प्रकार के, या पहले से कुछ उपाय हो सकते हैं? अभी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वैक्सीन का जी, वो वैक्सीन अभी जनरल पब्लिक के लिए इंडिकेटेड नहीं है, ना WHO की तरफ से ना US FDA की तरफ से। सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एडवाइस की जाती है, या अगर कोई ट्रैवलर उन देशों में जाना चाहे जहाँ पे एमपॉक्स बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए एडवाइस की जाती है। तो जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है, स्पेसिफिकली कोई दवाई भी नहीं है। कुछ एंटीवायरल्स का नाम सजेस्ट किया गया है जो शायद इसमें इफेक्टिव हो, पर क्योंकि अधिकतर केसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता दवा भी कोई दी जाएगी अनलेस कोई केस कॉम्प्लिकेट ही हो या उसमें कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन आगे डेवलप हो, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतुल जी, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास में फ़ोन है और सोशल मीडिया पे कई सारे भ्रम भी होते हैं। अभी इन दिनों ये भी भ्रम इस वक्त फैला हुआ है कि मंकी पॉक्स बंदरों से ही निकलकर सामने आया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। असलियत में हुआ क्या था, 1950s में जब ये बीमारी का पता लगा तो कुछ बंदर एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी में रखे गए थे, उसमें सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, इसलिए उसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया और बंदर बदनाम होने शुरू हो गए उस वजह से। लेकिन उसके बाद कोई भी केस ऐसा नहीं है जो मंकीज की से ह्यूमंस में आया हो। सो उसके बाद तो केसेस ह्यूमंस में ही मिले हैं, मिले और भी एनिमल्स में हैं, बट मंकी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। चलिए, एक आखिरी मैसेज जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे एमपॉक्स के लिए? मैसेज ये है कि हाँ, एमपॉक्स है, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, शांत रहें। अगर केसेस बढ़ेंगे तो एक एक दिन करके देखेंगे, कोई और स्टेप्स लेने हैं उसके लिए देश तैयार है, जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं वो तैयार हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट्स, इंक्लूडिंग ICMR, NCDC एंड अवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जब हम जूनोसिस की बात करते हैं तो वन हेल्थ का कंसेप्ट सामने आता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन से वन हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था
PSA के ऑफिस से, जिसमें जो भी लोग इससे कंसर्न्ड है वो इंक्लूडेड है। ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, एनिमल हेल्थ, देन जो सेक्टर्स एनवायरनमेंट वगैरह, ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं और ये एक मिशन की तरह से काम कर रहा है। ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ बिल्कुल साथ साथ काम किए, चाहे वो अभी बर्ड फ्लू का आउटब्रेक था, चाहे वो अभी गुजरात और राजस्थान में चांदीपुर वायरस का आउटब्रेक था, चाहे वो निपाह का आउटब्रेक था केरला में। सो अब एक जॉइंट रिस्पांस टीम बन चुकी है ऑलरेडी, और कोई भी ऐसा आउटब्रेक होता है तो ऑटोमेटिकली सारे सेक्टर के लोग वहाँ पहुँचते हैं इकट्ठे होके, एंड जो भी फैक्टर्स उसमें हैं बीमारी होने की उसको ढूंढते हैं और उसका निदान करते हैं। तो मुझे लगता है ये वन हेल्थ का कंसेप्ट, और ये सबसे पहले इंडिया ने ही डेवलप किया है जॉइंट रिस्पांस टीम का। मेरी बात हुई बाकी देशों से, उनको अभी ये कंसेप्ट डिटर्मिन करना है। और इसके अलावा हमने एक सेक्टर कनेक्ट की ट्रेनिंग भी शुरू करी है NCDC से, जो गुजरात स्टेट के लिए पूरी हो चुकी है, कर्नाटका में अभी इनिशिएट करी है, जिसमें हम हर सेक्टर के लोगों को इस आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेन करते हैं। एंड ये भी पहला इनिशिएटिव पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का है, जिसमें सेक्टर कनेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो मुझे लगता है आगे चल के एक जल्दी ये सब शुरू करने का हमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा इन बीमारियों से डील करने के लिए, इन बीमारियों को डिटेक्ट करके और उनका निदान करने में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल जी हमारे साथ बैठने के लिए और अपना कीमती समय DD न्यूज़ को देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।